तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना यानी कि जो डेप्रिसिएशन का जो चैप्टर अपना था वो कंटिन्यू कर रहे हैं आज। और आज अपन जो पढ़ने वाले हैं इसमें पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी कि इससे पहले यानी लास्ट लेक्चर में अपन ने सिर्फ थ्योरी कवर करी थी, अब यहाँ से प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होगा डेप्रिसिएशन का, जिसमें कि अपन को सबसे पहले इसके मेथड्स पढ़ने 8 to 9 मेथड्स हैं जो कि अपन पूरे कंप्लीटली पढ़ेंगे अच्छे से विद प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है। तो चैप्टर 5 का नाम जैसे कि आपको पता ही कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। तो हेडिंग डाल लीजिए मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आज हम दो मेथड की बात करने वाले हैं, यानी कि एक तो एसएलएम की बात करेंगे और एक बात करेंगे डब्ल्यूडीबी की, ठीक है। और उसकी एंट्रीज के बारे में आज बात करने वाले हैं और इसके कुछ प्रैक्टिकल अपन लेंगे, ठीक है गाइस। पहला लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को यानी कि अपन शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका दूसरा नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और थर्ड इसका नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो गाइस फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब क्या है, यानी कि इस वाले मेथड में जो डेप्रिसिएशन है वो सेम चलता हुआ जाता है हर ईयर में, यानी ईयर टू ईयर सेम अमाउंट आएगी इसके अंदर। यानी कि अगर हमारी इस साल की अमाउंट डेप्रिसिएशन की 1000 है तो ये कंटिन्यू हर ईयर में कितनी रहेगी, 1000 ही रहेगी। बात समझ में आ रही है कि नाम से समझ में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन यानी एक लाइन से चलेगी, स्ट्रेट चलेगी। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मतलब 1000 है तो हर ईयर में 1000 ही रहेगा। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब है कि ये जो डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होता है, यानी कि आपने जितने रुपए की एसेट्स खरीदी है, परचेज करी है, हमेशा उसी पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। उसे अपन बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आया एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में कहने का मतलब क्या है कि इसका जो डेप्रिसिएशन की जो रेट है, जो अमाउंट है, सेम रहती है ईयर टू ईयर। और अपन बात करते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में, क्योंकि असेट्स पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगी। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो शुरुआत के जो ईयर होते हैं, जो हमारे स्टार्टिंग ईयर्स होते हैं, उसमें हमारी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट कम आती है और जैसे हमारा ईयर बढ़ते जाते तो आने वाले टाइम में हमारी जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। क्योंकि मशीन पुरानी होती जाएगी तो हमारी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट क्या होती जाएगी जी, इंक्रीज होती जाएगी। बात समझ में आ रही है, यानी कि हमारे स्टार्टिंग ईयर में रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट कम होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अगर बात करें डेप्रिसिएशन के अमाउंट की, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट ईयर टू ईयर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है। वो असेट्स की बात को नहीं करता कि असेट्स हमारी क्या होती जा रही, कमजोर होती जा रही, खराब होती जा रही, उससे कोई मतलब नहीं है। वो डेप्रिसिएशन क्या करता है, सेम रेट से चार्ज करता है। बात समझ में आ रही है। तो ये है एसएलएम। एसएलएम मेथड की यही कुछ कमियां हैं, यानी डेप्रिसिएशन हमेशा सेम अमाउंट पर रहता है। तो जो अमाउंट आती है वो पी&एल में जाती है, पी&एल में जाएगी, यानी कि हमारे ये कहने का मतलब इसका ये है कि डेप्रिसिएशन जब उसमें जाता है पी&एल में, तो पी&एल जो डेप्रिसिएशन होता है वो नेट अमाउंट यानी कि नेट प्रॉफिट पे क्या डालता है जी, इफेक्ट डालेगा। ये तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि डेप्रिसिएशन पी&एल का आइटम है, पी&एल में जब वो जाएगा तो इसका मतलब हमारे नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट डालेगा। यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट हमेशा सेम तरीके से ही डालेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो क्या होती है जी, सेम होती है। बात समझ में आ रही है। ये हर जगह तो सूटेबल नहीं है, लेकिन इसको लीज के लिए अपन सूटेबल मान सकते हैं। तो लीज पर अगर अपन कोई एसेट्स करते हैं तो उसमें हमें क्या होता है कि जो लीज होती है उसको जब अपन एसेट से कोई लीज पे देते हैं तो वहां पे ये वाला मेथड अपने लिए सूटेबल होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और जगह सूटेबल नहीं, क्योंकि मशीनरी की जो क्षमता है यानी उसकी जो कैपेसिटी है वो तो घटती जाएगी भाई ईयर टू ईयर। जब आप उसको प्रोडक्शन में काम ले रहे हैं तो मशीन पुरानी भी होगी, लेकिन ये नहीं मानता, ये तो डेप्रिसिएशन की जो रेट अमाउंट है उसको सेम ही लेके चलता है। बात समझ में आ रही है। इसकी एक खासियत ये है कि ये क्या करता है, जो असेट्स की जो वैल्यू होती है उसको यूजफुल लाइफ में क्या कर देता है जी, जीरो कर देता है। बस इसकी एक ये खासियत है। तो इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, अगर स्क्रैप वैल्यू कोई होगी अपॉन यूजफुल लाइफ, तो हमारी डेप्रिसिएशन निकल के आएगा एसएलएम मेथड से। और अगर अपन को रेट निकालनी है तो जो डेप्रिसिएशन निकल के आया है अपॉन कॉस्ट ऑफ असेट्स इनटू 100 कराएंगे तो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं सेकंड की, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी डब्ल्यूडीबी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मतलब इसका नाम सीधी सीधी बात है, घटते हुए क्रम में अगर ये होता है, रिड्यूसिंग मतलब बैलेंस अगर घटता है तो डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज हो, डिमिनिशिंग मतलब कम होना होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू भी कम होना होता है। तो इसको अपन बोलते हैं डब्ल्यूडीबी। बात समझ में आ रही है क्या, डब्ल्यूडीबी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये मेथड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है,
इनकम टैक्स इस वाले मेथड को क्या करता है, प्रायोरिटी पर रखता है। यानी कि इनकम टैक्स कहता है कि आप कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, WDV से। सिर्फ इस वाले मेथड के लिए बात करता है हर जगह पे। हाँ, एक जगह पे वो बोलता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होती है जो पावर और को जनरेट करती है और सप्लाई करती है, उसको छोड़ के, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को छोड़ के बाकी सब जगह पे ये कौन से मेथड को अप्लाई करने के लिए बोलता है, WDV को, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो सबसे अच्छा मेथड है ये मेथड। क्या होता है कि जो असेट्स होती है उसको कम होती जाती है, उसकी जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये कम वाली कॉस्ट पर क्या लगाता है, डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। लिखा हुआ है ना रिड्यूसिंग बैलेंस, यानी कि असेट्स का जो बैलेंस है वो रिड्यूस होता जाएगा, तो डेप्रिसिएशन उसी पे हमारा चार्ज होता जाता है। यानी अगर इसकी बात करूं तो स्टार्टिंग ईयर में डेप्रिसिएशन सबसे ज्यादा होता है क्योंकि असेट्स की वैल्यू में सबसे ज्यादा होती है। फिर सेकंड ईयर और कम होता है, कम होता है, कम होता है, कम होता है, कम होता है। इस तरीके से जो हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस है यानी डेप्रिसिएशन कम होता चला जाता है। स्टार्टिंग ईयर में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं था, यहाँ पे तो कहता है सेम था। दूसरी बात की अगर मैं बात करूं यहाँ पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, तो स्टार्टिंग ईयर में इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है एक्सपेंस वो कम होता है और धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाता है। क्यों? क्योंकि मशीन पुरानी होती जाती है, तो जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो एक्सपेंस है, जो खर्चा है वो हमारा क्या होता जाता है जी, इंक्रीज होता जाता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जैसे सेम तरीके से आप लोग अपने घर पे अगर स्कूटी यूज करते हैं या बाइक यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, तो शुरुआत में जब अपन लेते नहीं तो उसमें खर्चा कम होता है, जैसे जैसे पुरानी होती जाती है अपना मेंटेनेंस और रिपेयर का खर्चा क्या होता जाता है जी, इंक्रीज होता जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला दे रखा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का, वो 1 - n मतलब हो गया यूजफुल लाइफ। ये जो अपन को दे रखा है, ठीक है, उसका दे रखा है रेजिडुअल वैल्यू अपॉन कॉस्ट ऑफ असेट्स और इनटू 100, यानी रूट में अपन को चीज दे रखी है रेजिडुअल वैल्यू अपॉन कॉस्ट ऑफ असेट्स इनटू 100, तो ये अपन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इससे निकालते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि अपन ने एसएलएम की बात करी, अपन ने डब्ल्यूडीवी की बात करी, डब्ल्यूडीवी सब पर अप्लाई होगा। बता दें इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इसको छोड़ के जो पावर जनरेट करती है और सप्लाई करती है, ठीक है। और ये वाला मेथड अपन ने बता दिया इसके लिए यूज में लेते हैं, लीज के लिए यूज में लेते हैं। लेकिन जो अपना इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उस बात को बोलता है कि आप कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, डब्ल्यूडीवी फॉलो करेंगे। तो आई होप कि ये दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि एंट्री के बारे में। तो इनके आप एंट्री के बारे में बात करते हैं, और एंट्री जो कि आपने पढ़ी हुई है, मैं बस उसको थोड़ा सा आपको रिकॉल करा रहा हूं और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी आपको एंट्रीज, ठीक है। आज अपन दो मेथड कवर कर रहे हैं, एक तो डब्ल्यूडीवी कवर कर रहे हैं और एक कवर कर रहे हैं जी एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड। नाम याद रखने, कोई से भी नाम से आ सकता है, स्ट्रेट लाइन मेथड से आ सकता है, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड से आ सकता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से आ सकता है। डब्ल्यूडीवी का यानी रिटर्न डाउन वैल्यू के नाम से आ सकता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के नाम से आ सकता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के नाम से आ सकता है। तो ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं जी एंट्री के बारे में, ठीक है। तो अब एंट्री के बारे में जरा ध्यान से समझना है अपन को। अच्छा, पहले एक चीज समझ लेते हैं एंट्री को स्टार्ट करने से पहले। अपन ने एक तो पढ़ा है कि एक तो तक अपन जो असेट्स है उसकी वैल्यू को क्या नहीं करें, कम नहीं करें, यानी कि उसकी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो हमेशा सेम रहे। और एक होता है कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो क्या होती जाती है, घटती हुई जाती है, हम उसको दिखाएं। यानी दो तरीके से हम असेट्स की वैल्यू को बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, ठीक है, जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट हमेशा जो रहेगी सेम, और एक होता है घटते हुए, यानी कि जो उसकी यानी कि जो वैल्यू घटती हुई जा रही है अपन उसको दिखाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो इसके दो तरीके होते हैं दिखाने के। तो इसमें अपन ने दो वर्ड पढ़े, विदाउट प्रोविजन, विदाउट प्रोविजन, ठीक है जी, विदाउट प्रोविजन, क्रिएट विदाउट प्रोविजन। एक तो क्रिएट विदाउट प्रोविजन और एक क्रिएट विद प्रोविजन। तो बात समझना जरा ढंग से, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, विदाउट और एक विद प्रोविजन। तो पहले विदाउट प्रोविजन की बात करते हैं। तो जब आप असेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, असेट्स पर डेप्रिसिएशन, तो एंट्री क्या पोस्ट होती है जी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स अकाउंट। बात समझ में आ रही है क्या, डेप्रिसिएशन टू एसेट्स। और हमें पता है कि डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, खर्चा यानी लॉस है, तो अपन इसको पी एंड एल में चार्ज करते हैं। एंट्री पी एंड एल अकाउंट डीआर टू डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। बात समझ में आ रही है क्या, यानी कि अपने डेप्रिसिएशन को पहले चार्ज असेट्स पे लगाया, डेप्रिसिएशन टू असेट्स, और फिर उसको चार्ज करते हैं पी एंड एल, तो पी एंड एल अकाउंट डीआर टू डेप्रिसिएशन। एक तो होता है ये जिसमें विदाउट प्रोविजन है, यानी कि इसमें तो अपन वैल्यू घटती हुई जाएगी, यानी कि हमारी डिक्रीज होती जाएगी, तो हम उसी असेट्स की वैल्यू को बैलेंस शीट में शो करते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं पहले साल हमारी असेट्स हमने जब परचेज करी थी 1 लाख की थी, डेप्रिसिएशन लगे 10,000, ठीक है जी, क्या लगे डेप्रिसिएशन।
तो अब इसकी वैल्यू कितनी रह गई 90,000। तो आप इस 90,000 को दिखाओगे बैलेंस शीट में कहां पे जी, असेट साइड। बात समझ में आ रही है? यानी 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, डेप्रिसिएशन टू असेट्स, असेट्स की वैल्यू कम हो गई 10,000 से, तो अपन ने 10,000 से कम करके 90,000 को बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे। एक तो है तरीका ये, तो इसमें तो सिर्फ होती है 2 एंट्री। बात समझ में आ रही है? अब दूसरे तरीके की समझते हैं, क्रिएट विद प्रोविजन। क्रिएट विद प्रोविजन के अंदर क्या है कि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज के असेट्स पे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर तो कर दिया, लेकिन हमें असेट्स की वैल्यू डिक्रीज नहीं करनी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं उसको हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट भी दिखाएंगे। उसके लिए हम क्या बना रहे हैं, अलग से प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि हमारी वैल्यू असेट्स की क्या नहीं हो, कम नहीं हो। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर2 हमने एंट्री पोस्ट कर ली, प्रोविजन असेट्स ना करके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बात समझ में आ रही है? असेट्स की वैल्यू जब घटानी नहीं है तो मैं डेप्रिसिएशन यहां पे असेट्स क्यों लिखूंगा? तो एक बात समझ में आ गई। अब इस डेप्रिसिएशन को P&L से चार्ज करेंगे, तो P&L अकाउंट DR2 डेप्रिसिएशन अकाउंट जो अपन ने P&L अपन जो चार्ज करते हैं वो अपन ने ये कर दिया है। और इन दोनों की एक अल्टरनेटिवली अगर मैं एंट्री की बात करूं तो देखो यहां पे डेप्रिसिएशन DR हुआ है, यहां पे CR। अल्टीमेटली एंट्री क्या पोस्ट हो रही है, P&L अकाउंट DR2 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बात समझ में आ रही है क्या? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अल्टीमेटली इसकी एंट्री कर सकते हैं दोनों की। यहां पे अपन ने सेव कर दिया, यहां पे अपन को असेट्स की वैल्यू अपन को डाउन नहीं करनी, तो उसके लिए अपन क्या बनाते हैं जी, प्रोविजन। तो अपन क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू प्रोविजन। यहां पे असेट्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें वैल्यू क्या नहीं करनी, डिक्रीज नहीं करनी है। तो देखो यहां तो अपन ने असेट्स यूज करी थी, लेकिन यहां पे यूज कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फिर अपन ने क्या करा, इस डेप्रिसिएशन को P&L से चार्ज के एंट्री पोस्ट करें, P&L अकाउंट DR2 डेप्रिसिएशन। बात समझ में आ रही है? इस दोनों की एक अल्टीमेटली एंट्री यानी कि अपन अल्टरनेटिव एंट्री भी कर सकते हैं, P&L अकाउंट DR2 प्रोविजन, क्योंकि डेप्रिसिएशन यहां DR है, यहां पे अपना डेप्रिसिएशन CR है, तो ये कंप्लीट। तो P&L अपना DR का DR और प्रोविजन को अपन ने CR, ये आप कर सकते हैं। बाकी दोनों एंट्री होगी। ये होता है विद प्रोविजन और ये विदाउट प्रोविजन। विद प्रोविजन क्यों और विदाउट प्रोविजन क्यों, दोनों बता दिया है। अगर आपको असेट्स की वैल्यू को डिक्रीज नहीं करना है, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखाना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही दिखाना है, तो आप प्रोविजन क्रिएट करेंगे। और आपको नहीं दिखाना है, आपको इसको डिक्रीज वैल्यू में दिखाना है, तो आप ये वाली एंट्री पोस्ट करेंगे। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे 1 लाख रुपए की एज इट इज आएगी ये असेट्स में, ठीक है। और जो प्रोविजन बनाया वो हमारा लायबिलिटी साइड आ जाएगा, प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन PVD। बात समझ में आ रही है क्या? और ये हमारा कितना बना है, जो भी मान के चलते 10,000 रुपए का हम प्रोविजन बनाएंगे तो ये लायबिलिटी साइड दिखा देंगे, और असेट्स हमारी 1 लाख पर ही क्या हो जाएगी जी, शो होगी। बात समझ में आ रही है कि दोनों आपको एंट्री समझ में आई। विद विदाउट प्रोविजन अपन ने क्रिएट किए, और ये क्रिएट विद प्रोविजन, यानी हमने यहाँ पे प्रोविजन बना लिया, यहाँ पे प्रोविजन नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, उसका दोनों कारण बता दिया कि अगर आपको असेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखाना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाना है, तो आप प्रोविजन क्रिएट कर लें। और आपको नहीं दिखाना है, आपको डेफिनेशन में दिखाना है कि उसकी वैल्यू जितनी जितनी घटती हुई जा रही है वो उतने पे ही दिखाना है, तो अपन ने ये वाला काम कर लिया। आई होप कि ये दोनों आपको समझ में आई होगी एंट्रीज। अगर आपको इस नहीं आ रही हो समझ में, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख दें कि सर ये एंट्रीज में हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको एक बार और क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो आपको चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है कि कोई भी चैप्टर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या हमारा भी चैप्टर होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिवीजन कराऊंगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है गाइस। तो अपन चलते हैं जी नेक्स्ट। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं, इनके प्रैक्टिकल के बारे में, ठीक है। अब प्रैक्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जरा अपने मॉड्यूल में, तो अपने मॉड्यूल में आप खोलेंगे पेज नंबर, तो पेज नंबर है आपका इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट जो है वो पेज नंबर 5.9 पे आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ जैन ब्रदर्स ने एक्वायर करी है मशीन 1 जुलाई 2015 को, और इसकी जो कॉस्ट है 40 लाख स्पेंड किया है, 1 लाख इसने इंस्टॉलेशन का। एक बात तो मैंने आपको बता दी थी कि जब आप कोई असेट्स परचेज करते हैं तो उस टाइम उसमें जितने भी खर्चे होंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस के खर्चे होंगे या अदर कोई चार्जेस के खर्चे होंगे, तो सबको उसमें ऐड किया जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। जितने भी आप असेट्स को परचेज करते समय जो भी खर्चा हो, चाहे वो इंस्टॉलेशन का खर्चा हो या वो कोई अदर खर्चा हो, उसमें तो हम सारे के सारे ऐड करते हैं उसकी कॉस्ट। बात समझ में आ रही है। तो इन्होंने 14 लाख खर्चा करा था, स्पेंड किया उसमें 1 लाख इंस्टॉलेशन के लिए। द फर्म रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। देखो एसएलएम की बात करता हूं मैं पहले, किसकी बात करते हैं जी, एसएलएम। एसएलएम में एक बार तो परसेंटेज गिवन हो तो अपन परसेंटेज से निकाल लेंगे। जैसे कि मान के चलते कोई फिक्स्ड असेट्स थी और फिक्स्ड असेट्स की जो फिक्स्ड अपने परचेज करी थी वो 1 लाख की, ठीक है। 1 लाख का 10% होगा ना तो 10,000, दूसरे साल में 10,000, तीसरे साल में 10,000, इस तरीके से। एक तो तरीका ही है।
एक एक 10% नहीं दे रखी हूं, केवल ईयर दे रखा हूं 5 ईयर इसकी यूजफुल लाइफ है। कितनी जी 5 ईयर। तो अपन क्या करेंगे इसमें डिवाइड करेंगे 5 का और निकाल लेंगे पर ईयर का डेप्रिसिएशन कितना 20,000, यानी परसेंटेज दे रखी होगी तो परसेंटेज पे निकाल लेंगे और अगर हमें ईयर दे रखा हो तो ईयर का डिवाइड देके भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो एसएलएम को दोनों तरीके से अपन करेंगे। तो अब यहाँ पे परसेंटेज गिवन है पर एनम, तो अपन परसेंटेज के थ्रू करने वाले हैं। ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर, यानी कि आपने ओरिजिनल कॉस्ट बोल दिया, एसएलएम भी बोल सकता है, स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोल सकता है, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड भी बोल सकता है। और जो बुक्स आर क्लोज होती है वो होती है जिसकी 31 दिसंबर ईच ईयर। भाई मान के चलते हैं यानी कि उन्होंने 1 जुलाई 15 को कोई असेट्स परचेज करी, एंट्री क्या पोस्ट हुई होगी जी, इन्होंने क्या परचेज करा है, इन्होंने परचेज करा है मशीन। तो अपन एंट्री क्या पोस्ट करने वाले हैं, मशीन अकाउंट डीआर, ठीक है, मशीन अकाउंट डीआर, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। बात समझ में आ रही है क्या, मशीन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए से परचेज करी है जी, 14 लाख से। बात समझ में आ रही है, तो 14 लाख अपन ने ये कर दिया। उसके बाद इन्होंने इंस्टॉलेशन का चार्जेस खर्चा करा है तो वो भी मशीन के नाम से जाने वाला है, मशीन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। बात समझ में आ रही है क्या, 1 लाख का इंस्टॉलेशन का खर्चा है, अपन नरेशन में दिखा देंगे कि इंस्टॉलेशन चार्ज का है। तो यानी मशीन अकाउंट डीआर टू बैंक 1 लाख और यहाँ पे मशीन अकाउंट डीआर टू बैंक 14 लाख, ये कॉस्ट परचेज करने की इंस्टॉलेशन का। तो ये 1 जुलाई को 2 एंट्री हमने पोस्ट कर दी। बस एक एंट्री पोस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इन दोनों की जगह पे एक एंट्री पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जो हमारा क्लोजिंग ईयर है वो 31 दिसंबर 16 है, क्योंकि लिखा हुआ है सॉरी 15 है, क्योंकि ये लोग दिसंबर में क्लोजिंग करते हैं, लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर एवरी ईयर क्लोजिंग ईयर। तो 31 इन्होंने जुलाई में खरीदी, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, कितने मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा इसमें, 6 मंथ का। तो अपन एंट्री क्या पोस्ट करने वाले हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू मशीन अकाउंट। बात समझ में आ रही है क्या, तो कितने पर चार्ज करेंगे, 15 लाख पे। तो 15 लाख पर 10% निकालेंगे और कितने मंथ का, 6/12 यानी 6 मंथ का, ठीक है जी। तो इसका आ जाएगा 75,000। बात समझ में आ रही है क्या, 75,000 हमारा आ जाएगा डेप्रिसिएशन। और फिर 31 दिसंबर 15 को इसको पी&एल में चार्ज करेंगे, एंट्री पोस्ट करेंगे जी, पी&एल अकाउंट डीआर, पी&एल अकाउंट डीआर टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 75,000 से। बात समझ में आ रही है, यानी कि सबसे पहले परचेज की एंट्री पोस्ट करी, इंस्टॉलेशन चार्जेस की कर दी, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया एट द एंड ऑफ द ईयर, 6 मंथ का लगेगा कि जुलाई टू दिसंबर। और उसके बाद फिर हमने पी&एल में उसको डेप्रिसिएशन को चार्ज कर दिया 75,000 का। तो ये अपनी एंट्रीज पोस्ट हो गई है ईयर फर्स्ट की, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर मैं ईयर सेकंड की बात करूं तो गाइस मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब ईयर सेकंड की बात अपन करते हैं। तो ईयर सेकंड जो है वो स्टार्टिंग होगा 1 जनवरी 16 से और उसका जो क्लोजिंग होगा वो होगा 31 दिसंबर 2016। तो अपन ओपनिंग की तो कोई एंट्री करनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि असेट्स तो अपन ने परचेज करी नहीं है इस साल। तो तो अपन 31 दिसंबर 16 की बात करते हैं। तो यहाँ पे वही एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू असेट्स अकाउंट, असेट यानी कि मशीन अकाउंट टू मशीन अकाउंट, ठीक है। तो अपनी जो मशीन थी वो 15 लाख की थी, 15 लाख का टैब अब पूरे ईयर का लगेगा, यानी 1,50,000। बात समझ में आ रही है क्या, 1,50,000 अब पूरा लगेगा। और ये कौन सा मेथड है, एसएलएम, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू पर ही लगाना है, 15 लाख पर लगाना है। और 31 दिसंबर 16 को ही अपन इसको चार्ज कर देंगे पी&एल में, तो पी&एल अकाउंट डीआर टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। बात समझ में आ रही है क्या गाइस, यानी 1,50,000 आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी 1,50,000, ठीक है। अगर मैं अब इसके अकाउंट की बात करूं कि इसका अपन अकाउंट किस तरीके से बना सकते हैं, तो वो भी आप एक बार देख लीजिए। यानी कि अपन सेकंड ईयर की करें, थर्ड ईयर भी होगा, फोर्थ ईयर होगा, तो इस तरीके से अपन कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। अब इसके अपन अकाउंट की बात करते हैं। तो अकाउंट तो अपन को पता है किस तरीके से इसका परफॉर्म होता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो मशीन का अपन एक अकाउंट बना रहे हैं आपके लिए, मशीन, ठीक है, मशीन अकाउंट। इसमें जो अपना फॉर्मेट रहने वाला है वो यही है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं उसको, डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है जी। मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, मशीन जब परचेज करी तो मशीन अकाउंट डीआर टू बैंक, जो लिख दिया जी टू बैंक। 1 जुलाई 15 को परचेज करी थी, 14 लाख की कॉस्ट थी, ये लिख दिया। फिर उसके बाद फिर 1 जुलाई 15 को एक और एंट्री पोस्ट करी थी टू बैंक, और वो हमें पता है कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस थे वो हमारे, ठीक है, वो भी इसमें ऐड होंगे 1 लाख के, ठीक है, टोटल 15 लाख। अब 31 दिसंबर की बात करूं, 31 दिसंबर 15 की एंट्री पोस्ट हुई थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू मशीन, तो बाय डेप्रिसिएशन आएगा, बाय डेप्रिसिएशन। और अपन को पता अपन ने कितने पे लगाया था, 15 लाख पर 10% और कितने महीने का, 6 मंथ का, जुलाई से लेके दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो 6 मंथ का जो लगाया तो आया था अपना 75,000।
अगर मैं 31 दिसंबर 15 की बात करूं तो बाई बैलेंस हमारा कैरेट डाउन बचेगा, तो वो कैरेट डाउन 15 लाख में 75 गए तो 14,25,000 बचने वाला है। ठीक है गाइस, तो ये अपन ने टोटल कर दिया यहाँ पे इसका 15 लाख और यहाँ पे भी अपन ने टोटल कर दिया 15 लाख। बात समझ में आ रही है? अब इस बैलेंस को जब हम आगे लेके आएंगे तो 1 जनवरी 16 को ये आ गया था, यानी अगली डेट को, यानी कि 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर 15 को अगली डेट है 1 जनवरी 16, यानी हम क्या लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब हम क्लोज करते हैं तो कैरेट डाउन और जब ओपनिंग बैलेंस आ जाता है तो ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पे आ गया 14,25,000। फिर हमने 31 दिसंबर 16 को डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो यानी कि बाय डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा गाइस वो कितने पर लगेगा? 15 लाख पर ही लगेगा, पूरा 10%। अब पूरे ईयर का लगेगा, ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख दिया 1,50,000। बात समझ में आ रही है? तब यहाँ पे अपन लिखेंगे 31 दिसंबर 16 को बाई बैलेंस कैरेट डाउन। तो बाई बैलेंस कैरेट डाउन हम इसमें से लेस करके निकाल देंगे, तो कितना आ जाएगा जी? ये आ जाएगा अपना 40,25,000 है, तो 13 लाख हो जाएगा और 25 और चले जाएंगे तो 12,75,000 आ जाएगा। एक बार आप और कर लीजिएगा तो इतना ही आएगा, ये 14,25,000 यहाँ लिख दिया है और 14,25,000 यहाँ लिख दिया है। अब ये बैलेंस आगे आ जाएगा 1 जनवरी 17 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 12,75,000। तो अभी भी डेप्रिसिएशन कितना ही चार्ज होगा? वही 15 लाख से चार्ज होगा। तो गाइस आइए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये मैंने मशीन का एक अकाउंट आपके लिए क्रिएट कर दिया, ठीक है जी। तो आपको बता दिया क्योंकि ये जुलाई में खरीदी थी इसलिए यहाँ पर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है और यहाँ पे पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन अब कंटिन्यू चार्ज होता रहेगा, ठीक है गाइस। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और अपन चलते हैं अब जी नेक्स्ट पर, और वो है अपना WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोल सकते हैं उसको, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोल सकते हैं उसको। बात समझ में आ रही है? तो अब अपन उस वाले मेथड का एक इलस्ट्रेशन अपन करेंगे, ठीक है। तो ये आपके WDV और SLM आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जी आपके इलस्ट्रेशन देखते हैं कौन से पेज पे दे रखा है। ये इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट कंप्लीट, ठीक है। डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बना सकते हैं जैसे अपन ने मशीन का बनाया है, तो मैं डेप्रिसिएशन का नहीं बना रहा हूं। सेकंड वाला जो दे रखा है वो लिखा हुआ है जैन ब्रदर्स ने मशीन को 1 जुलाई 2015 को परचेज करी है 14 लाख की और 1 लाख पर स्पेंड किया है इंस्टॉलेशन का। फंड एप्रिशिएटेड 10% पर ईयर और जो क्लोजिंग ईयर है वो है 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो जी एक बात समझने की कोशिश करते हैं, देखो एंट्री वही सेम होगी क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन की कोई बात चल नहीं रही है, तो मैं डायरेक्ट अकाउंट बना के आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। तो ये मशीन का ही है, सेम कोई इलस्ट्रेशन है जो पहला था, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 1 जुलाई 15 की बात करते हैं, सॉरी अपन लिखेंगे भाई टू बैंक, ठीक है। तो 14 लाख की तो परचेज करी तो 14 लाख तो ये लिख दिए। उसके बाद फिर 1 जुलाई 15 को जो अपन ने फिर टू बैंक करा यानी कि इंस्टॉलेशन का खर्चा था, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, वो बना था 1 लाख, तो टोटल 15 लाख हो गया। अब यहाँ पे बात करें 31 दिसंबर 15 की, तो बाय डेप्रिसिएशन सेम एंट्री पोस्ट होगी, तो जो अपना डेप्रिसिएशन लगेगा वो 15 लाख पर ही लगेगा, ठीक है। कितने परसेंट से? 10% से, और 6 मंथ का लगेगा। तो अपन इस पर कितना यहाँ पे लिखने वाले हैं जी? 75,000। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे 31 दिसंबर 15 को अगर मैं बैलेंस की बात करूं तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना बचेगा? 14,25,000। इस बात समझ में आ रही है कि आपको 15 लाख टोटल अपना हो गया, ठीक है। तो ये तो अपन ने जो पहले जैसे किया था सेम उसी तरीके से अपन इसको कर रहे हैं। अब जी आगे आ जाएगा यानी कि 1 जनवरी 16 की मैं अगर बात करूं तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बात समझ में आ रही है? यानी ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, बाय बैलेंस कैरेट डाउन यानी क्लोजिंग बैलेंस हो गया, और इस क्लोजिंग बैलेंस को जब आगे लेके आएंगे 1 जनवरी 16 को तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे 14,25,000, ठीक है गाइस। अब अपन जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले 31 दिसंबर 16 को वो अपन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन, और जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 14,25,000 पर चार्ज होगा 10%, क्योंकि ये कौन सा मेथड है? WDV यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब इसमें रिड्यूसिंग बैलेंस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो बैलेंस 14,25,000 पर चार्ज होगा तो 1,42,500। तो अपन यहाँ पे 31 दिसंबर 16 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन निकालेंगे, तो कैरेट डाउन अपन निकाल लेते हैं जी कितना आ रहा है, तो यानी 14,25,000 में से 1,42,500 अपन लेस कराएंगे, 005, 4 में से 2 गए तो 2, यानी यहाँ पे बचेगा अपना 12 में से 4 गए तो 8, 4 में से 1 गए तो 3, यानी 13 लाख, सॉरी यहाँ से अपने 5 में से 4 में से 2 गए तो 2, और यहाँ पे 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ पे 3 में से 1 गए तो 2, यानी 12,82,500। तो यहाँ पे टोटल अगर मैं करूं तो जो टोटल आएगा वो आएगा अपना 14,25,000। बात समझ में आ रही है? 14,25,000
25,000। ठीक है गाइस, तो ऐसे अपन जब इसको बैलेंस को आगे लाएंगे 1 जनवरी 17 को, तो ये आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ब्रॉट डाउन आ जाएगा, ये आ जाएगा 12,82,500। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से अपन लोग डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हुए चलेंगे। तो ये आपका था इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो कि अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है गाइस, तो आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस है क्लास में, तो आज बस इतना ही है। मशीन का अपने अकाउंट बना दिया है ये वाला, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अपना इस तरीके से अपन ने करा है, घटती यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे अपन ने ये काम किया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह अब जैसे अगली बार जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 12,82,500 पे चार्ज होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे चार्ज होगा। ठीक है गाइस, तो अब अपन जो इसके नेक्स्ट मेथड है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, मतलब लेने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है गाइस, और थोड़ा डिस्टरबेंस उसके लिए सॉरी, क्षमा याचना मांगना चाहता हूं आपसे। तो गाइस अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसका रिवीजन करें। और गाइस कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे मैं आपके लिए उसे क्या कर सकूं, सॉल्व कर सकूं। ठीक है गाइस, क्योंकि अपना जो टारगेट है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन क्लियर करना है। मैं आपके साथ हूं, मैं पूरा कोर्स कराऊंगा। मैं जैसे कि आपको बोला है फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, पूरा YouTube पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।